बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अहमद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज विद शहज़ाद। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बीएस नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। ये इंडिया यूनिवर्सिटी का लेक्चर है और ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत लंबा लेक्चर है। तो लिहाजा जितने भी स्टूडेंट और टीचर ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले सेफ्टी क्या होता है, सेफ, और हम इसी रिस्क को किस तरह मैनेज करेंगे। सेफ्टी का मतलब ये होता है कि ये सेफ का कंडीशन है, मतलब ये इसमें हम पेशेंट को सेफ रखेंगे, पेशेंट को महफूज रखेंगे बायोलॉजिकल इंजरी से भी और मतलब जो इन्वायरमेंटल इंजरी हो उनसे भी हम पेशेंट को किस तरह सेफ रखेंगे, तो इसको हम कहते हैं सेफ्टी। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर एक रिस्क है, एक ख़तरा है, एक हैज़र्ड है, हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे। Define safety, describe the characteristic of safety, identify physical and microbial hazards and environment। environment या माहौल में जो microbial और physical hazards है उनको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। Discuss the various ways to minimize hazards। hazards को कम करने के लिए हम कौन से रास्ते अपनाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे। Discuss the assessment of for environmental safety। environmental safety के लिए हम असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैज़र्ड्स इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट विद इंटरफेस विद पेशेंट सेफ्टी। हॉस्पिटल में हम वो कौन से माइक्रोबियल और फिजिकल हैज़र्ड्स हैं जिसको हम कम कर सकते हैं, जिससे पेशेंट मतलब अनकम्फर्टेबल हो, तो हम इसको किस तरह कम करना चाहिए। एक्सप्लेन जनरल प्रिवेंटिव मेजर फॉर सेफ एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ लोन्स मेंबर्स एंड पेशेंट। अब हम हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट को किस तरह सेफ बनाना है। यूजिंग असेसमेंट आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क फॉर सेफ्टी डिस्फंक्शन। अब जो पीपल रिस्क में है, जिनको ख़तरा है, हमने उसको किस तरह असेस करना है, हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये टॉपिक जो है ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह आज की वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, तो लिहाजा वीडियो एंड तक देखिए। इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, हम उनको भी टाइम टू टाइम सॉल्व करेंगे। सेफ्टी। सेफ्टी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इमोशनल, occupational, psychological, educational or other types of consequences of failure, damage, error, accident, harm or any other event which could be considered non-desirable। सेफ्टी ये सेफ का एक हालत है, सेफ का एक कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट को स्पिरिचुअल, इमोशन, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, मतलब जितने भी तरीके हैं हम उनसे पेशेंट को कंफर्टेबल बनाएंगे। पेशेंट को हम उनसे पेशेंट को मतलब फ्री बनाएंगे कि उनको जो भी मसला है तो हम उन मसले को हल करके पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कि फिज़िकल वो ठीक है, पेशेंट हो फिज़िकल ठीक है, लेकिन मेंटली वो ठीक नहीं है, तो इसको हम सेफ नहीं कह सकते, ये सेफ्टी में नहीं आता क्योंकि उनको इमोशनल मसला है। तो हमें चाहिए कि हम इसको मसले को हल करें। हैज़र्ड्स। अ हैज़र्ड इज़ जनरली एनीथिंग दैट कैन हर्ट यू और मेक यू इल। हैज़र्ड हर वो चीज़ है जो कि आपको नुकसान देता है या आपको मतलब बीमारी काज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं हैज़र्ड्स। फिज़िकल हैज़र्ड्स ये मोस्ट कॉमन है और तकरीबन हर जगह पे हर टाइम पे फिज़िकल हैज़र्ड्स मौजूद होता है। दे इंक्लूड अनसेफ कंडीशन दैट कैन कॉज इंजरी, इलनेस एंड डेथ। ये एक अनसेफ कंडीशन है जिसकी वजह से इंजरी, इलनेस और डेथ काज हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल हैज़र्ड्स इंक्लूड, फिजिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास है
electrical hazard, unguarded machinery and moving machinery parts, constant loud noise and working from height। हम ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स कौन से हैज़र्ड की कसम है, तो ये फिजिकल हैज़र्ड्स की कसम है। या अनगार्डेड मशीनरी, ये भी फिजिकल हैज़र्ड्स है। कांस्टेंट लाउड नॉइस, ये भी फिजिकल हैज़र्ड्स की कसम है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन करें। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास प्रेयर कॉर्ड्स है, मिसिंग ग्राउंड पिंस है, इम्प्रॉपर वायरिंग, मतलब एक जगह है जहाँ पे वायरिंग मतलब खुले रह गए, तो ये इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स में आता है। और फिर फिजिकल हैज़र्ड्स की एक किस्म है अनगार्डेड मशीनरी एंड मूविंग मशीनरी पार्ट। अब एक जगह है जहाँ पे मशीनरी स्टार्ट, मतलब एक जनरेटर है, इसका हैंडल चलता है, तो ये भी फिजिकल हैज़र्ड्स की एक किस्म है। या एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे रेगुलरली मतलब नॉइस हो रहा है, शोर हो रहा है, तो ये भी फिजिकल हैज़र्ड्स की किस्म है। वर्किंग फ्रॉम हाइट, ये एक बंदे जो कि बुलंदी में काम करता है, उससे नीचे गिरने का ख़तरा है, तो ये भी एक हैज़र्ड्स है। इनसे भी एक रिस्क में चला जा सकता है, नीचे गिर सकता है। तो ये जो है ये हमारे पास हैज़र्ड्स है। अब सबसे पहले हमने हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, हैज़र्ड्स को पहचानना है कि किस वजह से इंसान को या पेशेंट को, चूँकि हमारा ताल्लुक मेडिकल से रिलेटेड है तो हम जो भी एग्जांपल वगैरह देते हैं वो पेशेंट के देंगे। तो मतलब मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, वो अनसेफ नहीं है। सबसे पहले हम उसकी हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको मतलब क्या ख़तरा है उनको और वो किस रिस्क में चला जा सकता है। फिर हम उसी रिस्क को पॉइंट करके और उन स्टेप्स को फॉलो करके इसी रिस्क को हम मतलब कम करने में या इसी रिस्क को हम मैनेज करने के लिए अपना हेल्प करेंगे, अपना कोशिश करेंगे, ताकि हम पेशेंट को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। क्योंकि कंसेप्ट और सेफ्टी के कंसेप्ट और मैनेजमेंट में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि हम पेशेंट को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो पेशेंट फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली, मतलब एजुकेशन सारे लिहाज से वो कंफर्टेबल हो, वो सेफ हो, उनको कोई मसला ना हो। तो बेसिकली हम उनको कहते हैं सेफ्टी हम उनको कहते हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अब एक जगह है, मिसाल के तौर पर वहाँ पे ये ख़तरा है, हमने इसी ख़तरे को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह इसी ख़तरा को, इसी हैज़र्ड्स को हमने कम करना है, किस तरह हम उसको मतलब मैनेज करके पेशेंट को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास सेफ्टी और हैज़र्ड में आते हैं। अब हम पहले इसमें हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम हैज़र्ड्स को डिफाइन करेंगे कि हैज़र्ड्स होता क्या है, हैज़र्ड से कौन सी डिजीज़ काजेस हो सकती है, या हैज़र्ड्स की वजह से हमें कौन सा ख़तरा लायक हो सकता है। फिर इसके बाद हम रिस्क पे चला जाता है कि अगर हमने इसी हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया तो हमें ये रिस्क हो सकता है। तो फिर इसके बाद रिस्क को हमने मतलब आइडेंटिफाई करना है और फिर हमने मैनेजमेंट करना है कि एक हैज़र्ड्स हमने पहचान लिया। अब हमने इसी हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई किया तो हम इसके बाद जो है उसको मैनेज करेंगे ताकि पेशेंट को नुकसान ना हो, पेशेंट को एक मौजून और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। वर्किंग विद मोबाइल इक्विपमेंट सच एज पोर्क लिफ्ट, ऑपरेशन ऑफ पोर्क लिफ्ट्स एंड सिमिलर मोबाइल इक्विपमेंट। अब मिसाल के तौर पर एक नर्स स्टाफ है या एक डॉक्टर है जो कि वो अपने मोबाइल में बैठे लगा हुआ है, गेमिंग करता है या किसी से बात करता है,
पेशेंट उसको बार बार बिल बजाता है लेकिन वो पेशेंट की तरफ तवज्जो नहीं देता। तो ये मोबाइल इक्विपमेंट या ये जो वर्किंग वगैरह है ये भी एक हैज़र्ड्स है। मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट का आईवी किनोला आउट हो गया है, वो बार बार बिल बजाता है और डॉक्टर और नर्स स्टाफ उनके पास नहीं जाता है या जो अदर हेल्थ केयर वर्कर है, तो शायद उससे ब्लीडिंग हो सकता है और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनको डेथ का चांसेस भी ज़्यादा हो सकता है। तो लिहाजा अब हमको पता चला कि ये हैज़र्ड्स है, हमने इसी हैज़र्ड्स को मैनेज करना है। Spills on board of traffic hazards such as blocked or cord running across a bore। अब जो एक बोर है हमारे पास या जो ब्लॉक्ड है, हमने इसको इसी हैजर्ड्स को किस तरह मैनेज करना है। एग्जाम्पल ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क बाय कंट्रोलिंग द फिजिकल हैजर्ड। अब हम रिस्क को मिनिमाइज करेंगे फिजिकल हैजर्ड्स को कंट्रोल करके, हम रिस्क को कम से कम तर करने की कोशिश करेंगे। The chair has wobbly leg, remove the chair and report the hazard। अब एक चेयर है जिसका लेग मतलब स्लिपरी हो, वो स्लिप हो सकता है, तो हमने मुतल्लिका इंतज़ामिया को बोलना है कि उसको चेंज कर दें, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर इसमें पेशेंट बैठ जाए और वो मतलब उसमें स्लिप होकर गिर सकता है, तो ये भी एक हैज़र्ड है और इससे हम उन रिस्क पे चला जा सकता है, तो हमने उसको मैनेज करना है। द कॉर्नर ऑफ द बोर मेट इज टर्न अप, टेप इट डाउन और रिमूव द मेट एंड रिपोर्ट हैजर्ड। अब बोर का एक मतलब जो मेट है उससे भी हमें उनके कॉर्नर से भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमें उसको भी रिपोर्ट देना है। और टेबल हैज़ अ शार्प एज, पेड द कॉर्नर और रिमूव द टेबल एंड रिपोर्ट द हैजर्ड। अब मिसाल के तौर पर एक टेबल है जिसका शार्प एज है, नुकदार किनारे हैं इसके, तो हमने इंतज़ामिया को बोलना है कि ये चेंज कर दें, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता अगर पेशेंट किसी के साथ टच हो गया या दूसरा क्या हेल्थ केयर उसके साथ टच हो गया तो उससे भी हमें नुकसान काज हो सकता है, हमें फिजिकल इंजरी काज हो सकता है, तो लिहाजा हमने इसको मैनेज करना है। अ नेल इज टेकिंग आउट ऑफ अ ड्रॉर, पेड द नेल, देन स्टे अवे फ्रॉम द ड्रॉर एंड रिपोर्ट द हैजर्ड दैट इट कैन बी टेक्स्ट। मिसाल के तौर पर एक जगह है जहाँ से नेल उभरा हुआ है, तो हमने इंतज़ामिया को बोलना है या उनसे मुताल्लिक़ जो वर्कर हैं उनको बोलना है कि इसको रिमूव करें, क्योंकि इससे हमें फिज़िकल इंजरी काज हो सकता है। तो अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स हैं कि हमने इसको मैनेज करना है। फिर बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल हैज़र्ड्स। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स कम फ्रॉम वर्किंग विद एनिमल, पीपल्स और इन्फेक्शियस प्लांट मटीरियल। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में जो है ये वर्किंग में एनिमल्स, पीपल्स और इन्फेक्शियस प्लांट मटीरियल से आते हैं। वर्क इन डे केयर हॉस्पिटल, होटल, लॉन्ड्री एंड रूम क्लीनिंग, लेबोरेटरीज, वेटरनरी ऑफ आइस एंड नर्सिंग होम्स में expose you to biological hazards. The type of things you may expose to include blood or another body fluid, fungi, bacteria and viruses, plant, insect, birds. अब बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो बॉडी फ्लूइड में हो, मतलब मिसाल के तौर पे वो ब्लड में हो, एक पेशेंट है इनसे फर्श पे ब्लड गिरा या उसने वॉमिटिंग की या उसने यूरिन खारिज किया, तो उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो लिहाजा हमने किस तरह अपने आप को और पेशेंट को उसी से सेफ रखना है ताकि उनको मज़ीद डिजीज़ काज ना हो। कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, फॉलो प्रोसीजर टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन। हमने इसी स्टेप्स को, इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन से हम बचाया जा सके। वॉश हैंड एट अप्रोप्रिएट टाइम यूजिंग प्रॉपर प्रोसीजर्स। एक प्रोसीजर्स करने के लिए सबसे पहले हमने अपने आप को, मतलब जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर है या जो हेल्थ केयर वर्कर है, उनको चाहिए कि अपने हाथ को साफ़ सुथरा करें, फ्रेश और ताज़ा वाटर से उनको साफ़ करें। जो यूटेंसिल वो यूज़ करते हैं, जो बर्तन वो यूज़ करते हैं, उनको भी साफ़ करना चाहिए। क्लीन एंड सैनिटाइज वर्क सरफेस, और जो वर्क सरफेस है उनको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्लीन एंड सैनिटाइज इक्विपमेंट बिटवीन यूजेस, और जो सैनिटाइज इक्विपमेंट है उसको हमने क्लीन करना है
उसको हमें सैनिटाइज करना है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है। तो ये सारे जो है ये हैज़र्ड्स हैं। अब हम इसी हैज़र्ड से रिस्क को मतलब कि इन हैज़र्ड से किस तरह रिस्क पे हम चला जा सकता है और फिर हम इसको किस तरह मैनेज करेंगे। चेक कंसंट्रेशन ऑफ सैनिटाइजिंग सोल्यूशन टू मेक श्योर दे आर अप्रोप्रिएट। सैनिटाइजिंग सोल्यूशन है तो हमने इसको अप्रोप्रिएट बनाना है। कीप योर इम्यूनाइजेशन अप टू डेट, और अपना इम्यून सिस्टम जो है वो मतलब स्ट्रांग रखना चाहिए। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट वर्क सरफेस ऑफ, और जो वर्किंग एरिया है हमने उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। क्लीन अप स्पेल्स इमीडिएटली, हैंडल एंड डिस्पोज ऑल ऑफ बायो हैजार्डियस वेस्ट। जितने भी जो बायो हैजार्डियस जो नुकसानदेह मादे हैं उनको हमने डिस्पोज करना है, उनको हमने हैंडल करना है। एक प्रॉपर जगह पे हमने इसको डालना है ताकि दूसरे पेशेंट और जो हेल्थ केयर वर्कर हो उनको बीमारी न लग जाए, क्योंकि उससे हमें ये ख़तरा हो सकता है, ये हैज़र्ड्स हो सकता है और हम इस नुकसान पे मतलब इसी बीमारी की तरफ चला जा सकता है। तो लिहाजा हमने इसी रिस्क को मैनेज करना है। क्लीन द स्पिल्स इमीडिएटली, जो स्पिल्स हैं उनको क्लीन रखना चाहिए। हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ ऑल बायोहैजार्डियस वेस्ट, और जितने भी बायोहैजार्डियस चीज़ें हैं मतलब जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाता है उनको डिस्पोज करना है, उनको रिमूव करना है। ये हमारे पास क्या है, हैज़र्ड से, इनसे हमें ये रिस्क लायक हो सकता है, ये रिस्क पे हम चला जा सकता है। सेफ्टी ऑफ फीमेल पेशेंट, अब मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल में फीमेल पेशेंट है, हमने इसको किस तरह सेफ बनाना है। मेल एंड फीमेल पेशेंट शुड नॉट बी केप्ट, एक वार्ड में, एक रूम में या एक कमरे में मेल और फीमेल पेशेंट को नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी तो इस्लाम में, हमारे माशरे में और इस्लाम के उसूलों की भी ये तो खिलाफ है। शुड बी इन्फॉर्म्ड, female patient are supposed to be informed that procedure for a treatment will before the actual treatment take place। अब मिसाल के तौर पर हम इस फीमेल पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम इसका इलाज करते हैं, तो हमें पहले से उनको बोलना चाहिए कि इसी टाइम पे, इसी वक्त पे आपका ये प्रोसीजर होने वाला है, आपका ये सर्जरी है या दूसरा प्रोसीजर है, तो हमें पहले इसे उनको बताना चाहिए ताकि वो मेंटली इसके लिए तैयार हो जाए। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट properly be should be treated by female physician, एक फीमेल को मतलब एक फीमेल की ट्रीटमेंट एक फीमेल स्टाफ करेगी, चाहे फीमेल डॉक्टर हो या नर्स हो। ए फीमेल फिजिशियन इज नॉट देयर शुड बी अकम्पनीड बाई फीमेल अटेंडेंट, अगर फीमेल डॉक्टर वहाँ पे नहीं हो तो फिर फीमेल जो नर्स या जो मतलब दूसरा हेल्थ केयर वर्कर है फीमेल, उनको चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट करें। इन फीमेल वार्ड नो मेल स्टाफ शुड बी अलाउड टू वर्क, नर्सिस और हाउस कीपिंग, फीमेल वार्ड में मेल को इजाज़त नहीं है कि उसमें जाए और इसमें वर्क करें, चाहे वो नर्सिस हो, डॉक्टर हो या हाउस कीपिंग हो। ड्यूरिंग द रूटीन एग्जामिनेशन बाई अ मेल फिजिशियन ही शुड बी accomplished by separate रूम, उनको एक सेपरेट रूम में रखना चाहिए। सेफ्टी ऑफ पेशेंट बिलोंगिंग्स, अब हम मिसाल के तौर पर एक पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, हमने इसको किस तरह मतलब सेफ बनाना है। इफ अ पेशेंट कम टू casualty a department, it is the duty of a nurse keep the jewelry and his other personal equipment in a proper place। अब मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जो कि वो हॉस्पिटल में आया, उनके साथ कुछ सामान है, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ज्वेलरी हो गया, पैसे हो गए, मोबाइल हो गया या घड़ी हो गया, तो नर्स को चाहिए कि उनको बोल दे कि ये आपकी चीज़ें हैं, ये अपने पास रख लें, अगर ये गुम हो जाए तो बाद में हम जिम्मेदार नहीं हैं। देयर शुड बी अ क्लियर डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ पेशेंट, हेंस इफ कॉन्शियस द सिस्टर in general after his belonging and keep them to security of her. Such safety policy should be conveyed to the patient and their relatives through notice board। अब मिसाल के तौर पे हम एक पेशेंट का सर्जरी करना है,
या उनका एक दूसरा प्रोसीजर करने वाला है, तो हमने पहले इसे उनको बताना है कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर इसमें कोई नेगेटिव मतलब असर हुआ इसका, तो हम अपना भरपूर कोशिश करते हैं उसकी के लिए, ताकि वो सेहतमंद हो जाए। उसकी ट्रीटमेंट के लिए अपना अंत तक कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो जाए तो आपने पहले इसे ये नोट करना है। फिर उसी के राय के मुताबिक जो है, उनके रिलेटिव्स और पेशेंट के राय के मुताबिक फिर हमने प्रोसीजर स्टार्ट करना है। जो भी प्रोसीजर हो, मतलब जो भी ऑपरेशन हो या जो भी मतलब प्रोसीजर वगैरह हो, या अपेंडिक्स हो, अपेंडिक्स की प्रोसीजर हो, या किडनी स्टोन का जो भी हो, तो उनको पहले इसे बोलना चाहिए कि हम ये प्रोसीजर करना है, इससे ये ख़तरा भी लायक हो सकता है। सेफ्टी ऑफ डेड बॉडीज़। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो पौत हो गया, वो डेड हो गया, हमने इसको किस तरह सेफ बनाना है। सेफ्टी ऑफ डेड बॉडी इज़ अ वेरी क्रूशियल जॉब, ये एक मुश्किल काम है। दे शुड प्रॉपरली नेम टू डेड बॉडी। अब उसी डेड बॉडी को एक प्रॉपर नेम दिया जाता है। एंड इट शुड बी केप्ट इन द मोर्टरी, और उनको मोर्टरी रूम में रखना चाहिए। द मोर्टरी शुड हैव अ डिस्टिंक्ट रजिस्टर ऑफ द इनवार्ड एंड आउटवार्ड ऑफ द डेड बॉडीज। इट शुड बी गार्डेड 24/7 बाई सिक्योरिटी पर्सनल, और उन पर एक स्पेशल सिक्योरिटी रखी होती है। If the hospital does not possess a mortuary, it cannot hold the body for more than 2 hours in its premises. अगर हॉस्पिटल के साथ मोर्टरी रूम की सहूलत मुयसर ना हो, तो उनको चाहिए कि वो डेड बॉडी को 2 से ज़्यादा घंटे तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ख़राब हो सकता है। इफ़ द मोर्टरी फैसिलिटी इज़ नॉट प्रोवाइडेड, द डेड बॉडी आइस शुड बी अरेंज, तो उनको चाहिए कि वो बर्फ़ अरेंज कर ले ताकि वो ठंडा हो जाए। द डेड बॉडी कैन बी टेम्पोरली प्रिजर्व, जिसकी वजह से वो जो डेड बॉडी होते हैं वो थोड़े वक्त के लिए इसमें महफूज हो सकता है। तो ये डेड बॉडी के मुताल्लिक़ मतलब कुछ उसूल थे कि हमने डेड बॉडी को किस तरह सिक्योर करना है, किस तरह उनको मतलब महफूज बनाना है। Sweeping missing of patient. In case a patient goes missing, code pink is activated in the hospital. ये जितने भी जो बड़े हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान में, जैसे कराची में लियाकत नेशनल हो गया, आगा खान हॉस्पिटल हो गया, या हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, या रीडिंग हॉस्पिटल, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें ये पिन कोड लगा होता है। पिन कोड का मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट से कुछ चीज़ें गुम हो जाए, ये पेशेंट से कोई चीज़ मिस हो जाए, या उनको कोई मसला हो, तो ऑटोमेटिकली पिन कोड एक्टिवेट होता है। पिन कोड जो है ये एक अलामत है कि वो पेशेंट कि वो स्टाफ को बता दिया जाए कि ये मसला है, मतलब उसकी आगाही का एक इंतज़ाम है। Psychotic patient may attempt to run away from the hospital premises if the security is not up to the mark. In case of theft of any patient, PIN code is activated. अब मिसाल के तौर पर पिन कोड एक्टिव हो गया, नर्स स्टाफ और डॉक्टर या दूसरे जो हेल्थ केयर वर्कर है वो गफलत में थे, उसने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, तो अगर मिसाल के तौर पर पेशेंट साइकाट्रिक था, मतलब वो इमोशनली ठीक नहीं था, जहनी लिहाज से वो ठीक नहीं था, तो वो भाग भी सकता है, तो इससे ख़तरे लायक हो सकते हैं। या पेशेंट से कोई चीज़ मतलब लॉस हो जाए, कोई डकैत उनसे कोई चीज़ ले ले, छीन ले, या इससे कोई चीज़ चोरी किया जाए, तो पिन कोड जो है ये ख़ुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। तो पिन कोड की एक्टिवेशन जो है ये सब हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि मरीज़ के साथ कुछ हुआ है, तो लिहाजा जब भी पिन कोड एक्टिव होता है तो हेल्थ केयर वर्कर्स को चाहिए कि वो पेशेंट के पास जाए और उनसे पूछे कि आपको क्या मसला तो नहीं हो रहा। हार्मफुल डस्ट मेट्स फ्यूम्स और एम्प्लॉयज़ एक्सपोज टू केमिकल और हार्मफुल डस्ट मेट्स फ्यूम्स, एग्जाम्पल एनी केमिकल विच पोसेस a health hazard, एबेशियस फाइबर्स, वेल्डिंग फ्यूम्स, सिलिका। अब मिसाल के तौर पर ऐसे डस्ट पार्टिकल है या फ्यूम्स है या मतलब लिक्विड है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो, पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो, मिसाल के तौर पर बेंजीन हो गया, फिनाइल हो गया, एसिड्स हो गया, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो लिहाजा उनको एक सेफ जगह पर रखना चाहिए। अगर पेशेंट के पास हो या हेल्थ केयर वर्कर के पास हो, तो उनसे पहले ही से उनको बताना चाहिए कि उसमें ये चीज़ें मौजूद है, ये
हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है, इससे हमें ये रिस्क काज हो सकता है, लिहाजा उनके साथ एहतियात करें और उनको बिला ज़रूरत यूज़ ना करें। उनको पहले ही से ये बताना लाजमी है। अब इसके बाद है शार्प ऑब्जेक्ट और their sharp object which could cut or precise the body, glass, knife blades, sheet metal, nail, needles, plunger। मिसाल के तौर पर ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि शार्प है, जो कि हमें फिजिकल इंजरी काज कर सकता है। मिसाल के तौर पर ग्लास हो गया, नाइफ ब्लेड्स हो गया, शीट मेटल्स, नेल्स, नीडल्स, प्लेंचर हो गया। तो हमने इसको एक ख़ास बास्केट में, एक स्पेशल बास्केट में रखना चाहिए, एक मतलब एक डस्टबिन में रखना चाहिए। और ये जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें हर एक चीज़ का अपना अपना एक डस्टबिन होता है। मिसाल के तौर पर अगर ब्लू डस्टबिन है तो इसका क्या मतलब है, इसमें कौन सी चीज़ डालना है, रेड है तो इसमें कौन सी चीज़ डालना है। तो ये जो है मतलब हमें प्रॉपर चीज़ उसी डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि हमें फिजिकल इंजरी काज ना हो और रिस्क कम से कम किया जाए। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स और देयर हॉट और कोल्ड सर्फेसिस विच कुड बर्न और फ्रीज एम्प्लॉयज, क्रायोजेनिक ऑटोक्लेव ओवन स्टूव्स। मिसाल के तौर पर एक जगह जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से भी हम फिजिकल हैजर्ड्स हो सकता है, हमें रिस्क हो सकता है, या दूसरा प्लेस है जो कि बहुत ठंडा है जिससे हम फ्रीज हो सकता है। तो लिहाजा हमें वहाँ पे जाना से गुरेज करना चाहिए और हमें पहले ही से पेशेंट को ये बताना चाहिए कि यहाँ पर ये हो रहा है, लिहाजा आप एहतियात करें और इसी के पास ना जाए। मिसाल के तौर पर एक जगह पे आग लगी हुई है तो पहले ही से हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि वहाँ पे आग लगा हुआ है, लिहाजा वहाँ पे जाने से गुरेज करें। लाइट रेडिएशन इज देयर लाइट रेडिएशन विच कुड बी हार्मफुल टू द स्किन और आइज। अब मिसाल के तौर पर लाइट रेडिएशन है जो कि हमारी स्किन और आइज दोनों के लिए नुकसानदेह है। रेडिएशन डिपार्टमेंट, तो हमने रेडिएशन डिपार्टमेंट को आगाह करना चाहिए, इसी के मुताल्लिक़ इंतज़ामिया को बोलना चाहिए कि ये हैज़र्ड है, उनसे ये रिस्क हो सकता है, लिहाजा उसको मिनिमाइज़ करें। मिसाल के तौर पर एक्सरेज है, MRIs है या दूसरा जितने भी रेडिएशन हैं तो उनको हमने मुतल्लिक़ इंतज़ामिया से दरख्वास्त करके उनको मिनिमाइज़ करना है। एक्सेसिव नॉइस would imply the operating or be exposed to tool equipment which may generate excessive noise, woodworking machinery, metalworking machinery, operating heavy equipment। मिसाल के तौर पर एक ऐसी जगह है, हॉस्पिटल के करीब है, जिसमें शोर बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है या कोई दूसरा मशीनरी वहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके मुताल्लिक़ इंतज़ामिया को टाइम पे बोलना चाहिए कि इससे पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, पेशेंट को तकलीफ़ महसूस हो रहा है। हम सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि हम किस तरह पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास कंफर्टेबल नहीं हो तो ये भी हमारे पास सेफ्टी में शामिल नहीं है, मतलब वो हमारे पास सेफ नहीं है। तो लिहाजा हमें उनको वक्त पे बोलना चाहिए। फायर एक्सप्लोजन हैज़र्ड्स, इज देयर द पोटेंशियल फॉर फायर ऑफ एक्सप्लोजन। अब मिसाल के तौर पे एक जगह है जहाँ पे फायर लगा हुआ है, जहाँ पे आग लगा हुआ है, तो इसके मुताल्लिक़ इंतज़ामिया को बोलना चाहिए कि यहाँ पे ये आग लगा हुआ है, जल्दी से आ जाए और इसको मतलब ख़त्म करें, इसको मिनिमाइज़ करें। रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि रिस्क जो है मतलब किस चीज़ से हमें रिस्क हो सकता है, फिर इसी रिस्क की असेसमेंट करना है, फिर इस रिस्क की ट्रीटमेंट और उसको रिव्यू अप और फॉलो अप करना है। ये हमारे पास रिस्क प्लान है जिसमें असेसमेंट आता है, आइडेंटिफाई आता है, रिव्यूज़, इवाल्वेशन वगैरह। ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है कि हम एक रिस्क को किस तरह मैनेज करेंगे, किस तरह उनको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद हम जाते हैं कि अब हम रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें कैसा पता चलेगा कि इससे ये रिस्क लायक हो सकता है, हमें ये ख़तरा हो सकता है। नो द हैज़र्ड
or potential risk. Risk, when triggered, cause problem. Can the internal or external source analysis. Events leading to problem or investigated problem analysis. एक जगह है जहाँ पे एक मसला हो रहा है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि इससे हमें ये ख़तरा लायक हो सकता है। हमने पहले इसके आइडेंटिफिकेशन करना है, इसके बारे में जानना चाहिए कि रिस्क कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। हाउ कैन वी कंट्रोल द रिस्क, हम रिस्क को किस तरह कंट्रोल करेंगे। पीपल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिस्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कैन बी worn, एग्जाम्पल गूगल्स, गम बूट एंड ग्लूव्स। स्टाफ कैन बी ट्रेन एंड बेटर इन्फॉर्म्ड, लिफ्टिंग इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड, सेफ्टी स्विचेस कैन बी यूज्ड। अब चूँकि हॉस्पिटल में हम पेशेंट की बात करते हैं, तो मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, हम उसके पास जाते हैं, उनको एक ऐसा डिजीज़ है जो कम्युनिकेबल है, उससे दूसरे लोगों को मतलब लग सकता है, डिजीज़ स्प्रेडिंग की चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने पीपीई को फॉलो करना है। पीपीई एब्रीविएशन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें सारे हेल्थ केयर वर्कर अपने आप को एक मखसूस लिबास में डाल लेता है ताकि इन्फेक्शस और डिजीज़ की चांसेस कम हो। मिसाल के तौर पर वो हेल्थ केयर वर्कर ग्लव्स पहने, मास्क पहने, प्रॉपर लैब कोट पहने, और जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं उनको स्टेराइल और साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि डिज़ीज़ की चांसेस कम हो जाए और रिस्क को मैनेज कर सके। अब इसमें हमारे पास आते हैं स्टेप नंबर 1, वंस द हैज़र्ड इज़ बीन आइडेंटिफाइड। मिसाल के तौर पे एक हैज़र्ड्स को हमने आइडेंटिफाई किया, हमने मालूम किया कि ये हैज़र्ड है, इससे हमें ये रिस्क पे चला जा सकता है। यू मस्ट इम्प्लीमेंट, आपने फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसी हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करके, इसी रिस्क को मिनिमाइज़ करके उन पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। इफेक्टिव कंट्रोल एलिमिनेट द हैज़र्ड, रिड्यूस द हैज़र्ड इन एक्सेप्टेबल मैनर और प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय। मिसाल के तौर पर एक जगह है जहाँ पे ओपन वायरिंग है, मतलब इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है वो खुली है, या फायर का जगह है जहाँ पे आग जल रहा है, तो हमने उसको इसी हैज़र्ड्स को, इसी रिस्क को मिनिमाइज़ करना है ताकि डिजीज़ और फिज़िकल इंजरी की चांसेस कम हो जाए और पेशेंट को मज़ीद नुकसान से बचाया जाए, बल्कि इसकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए, उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 5 आ गया। इसमें हम हैज़र्ड को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ये स्टेप नंबर 5 के हम हैज़र्ड को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, इवालुएट द लेवल ऑफ रिस्क for each hazard to help determine what type of control should be implemented to reduce exposure. स्टेप नंबर 2 में हम इवाल्यूएशन करते हैं कि रिस्क कितने लेवल पे है, मतलब ज़्यादा ख़तरनाक है, तो फिर हमने इसी को डिटरमाइन करना है, रिस्क की लेवल को शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस एक्सपोजर, और उनसे एक्सपोज होने की चांसेस को हम कम कर देते हैं। मिनिमाइज एक्सपोजर मतलब कि उनसे कांटेक्ट में ना रहे, ताकि उनसे हमारा वास्ता कम से कम हो जाए। स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू ईच हैज़र्ड। ऐसी हैज़र्ड्स को एक ख़ास सोल्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स होना चाहिए। ऑलवेज कंसिडर एलिमिनेटिंग द हैज़र्ड ए पॉसिबल फर्स्ट, अगर पॉसिबल हो तो पहले इसी हैज़र्ड्स को एलिमिनेट करना है, उनको ख़त्म करना है। इफ़ एलिमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, कंसिडर रिड्यूसिंग द हैज़र्ड इन एक्सेप्टेबल लेवल, अगर उनका रिमूव करना मुश्किल है तो फिर उनको मिनिमाइज़ करना लाजमी है ताकि उनके रिस्क को कम से कम किया जाए। इफ़ एन अप्रोप्रिएट लेवल कैन नॉट बी रीच्ड, सेलेक्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर द एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर जो है
जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको चाहिए कि वो पीपीई को फॉलो करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को, ताकि पेशेंट भी सेफ रहे और जो हेल्थ केयर वर्कर है वो भी सेफ रहे और डिजीज़ काज होने की चांसेस कम से कम किया जाए। तो पहले हमारे पास था स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन करना। स्टेप नंबर 2 में हम फिर रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम उसके लिए सोल्यूशन निकालते हैं कि अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हैज़ार्डियस मटेरियल, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैज़ इशूड अ हैज़ार्ड communication standard which provide all employee access to information regarding hazardous chemicals। अब मिसाल के तौर पर एक जगह है जहाँ पे केमिकल्स रिलीज हुआ है, जहाँ पे केमिकल्स है जिससे हमें एलर्जी काज हो सकता है, हमें मुख्तलिफ किस्म का डिजीज़ काज हो सकता है, या जिससे हमें फिजिकल इंजरी काज हो सकता है, एसिड्स हैं। तो हमने इसको मतलब हम इसी हैज़र्ड्स को किस तरह मिनिमाइज़ करेंगे। हॉस्पिटल आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड स्टाफ विद इंफॉर्मेशन regarding hazardous chemical used within the facility and instruction for handling, disposal and cleans of these chemical। अब ये हॉस्पिटल में लाजमी है कि हॉस्पिटल वालों को चाहिए कि वो हॉस्पिटल में ऐसा अमला रखें जो उन केमिकल्स के बारे में जानते हैं, और उनको ये पता होना चाहिए कि अब हम इसी रिस्क को किस तरह कम से कम तर करेंगे। लाइफ सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी, हॉस्पिटल आर चैलेंज्ड विद मेंटेनिंग अ सेफ बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट। Alarms on medical equipment are there for a reason. They should never be silenced or adjusted by non-licensed personnel। हॉस्पिटल में तकरीबन सारी जगहों पे अलार्म लगा होता है जो कि किसी भी मसले की सूरत में वो बच सकता है, तो लिहाजा हमने इसको साइलेंट नहीं करना, हमने इसको इग्नोर नहीं करना। हॉलवेज शुड बी फ्री ऑफ क्लटर एंड इक्विपमेंट। जो हॉल है वो आलात से खाली रखना चाहिए ताकि पेशेंट अपने आप इस पर ज़ख्मी ना करे। हॉस्पिटल आर कीप क्लीन एंड सेफ, और हॉस्पिटल को एक महफूज जगह बनाना है। एवरी हॉस्पिटल हैज़ अ स्पेसिफिक फायर सेफ्टी प्लान इन द इवेंट ऑफ अ फायर इमरजेंसी। आग लगने की सूरत में हर हॉस्पिटल के अंदर आग का एक शोबा, एक मतलब इंतज़ामिया होता है जो कि वो आग को आग के जो हैज़र्ड्स हैं, जो नुकसान है या जो ख़तरा है, उनको मिनिमाइज़ करते हैं। जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उन सब में ये मौजूद होता है। बिल्डिंग्स आर डिज़ाइंड विद फायर सेफ्टी इन माइंड। अब अगर हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उनको चाहिए कि वो बिल्डिंग को ऐसी नक्शे पे बनाए कि उसकी जो फायर डिज़ाइन है वो कम से कम किया जाए। फायर स्मोक वॉल हेल्प कंटेन स्मोक इनटू कंपार्टमेंट। फायर डोर्स शट ऑटोमेटिकली व्हेन स्मोक अलार्म्स आर एक्टिवेटेड एंड आल्सो हेल्प टू कंटेन फायर। अब बड़े हॉस्पिटल में फायर डोर होता है, जहाँ पे कोई स्मोकिंग करता है या फायर वगैरह होते हैं तो वो शट डोर खुद एक्टिवेट होता है। क्रिएटर और डिज़ाइन टू गिव अप्रोप्रिएट वे टू टेक्सट, और एक अच्छा रास्ता बता देता है उनको। इसी इमरजेंसी को वो टाइम पे महसूस करते हुए उनको हल करने की कोशिश करता है। एवरी हॉस्पिटल हैज़ अ कोड नेम फॉर अ फायर इमरजेंसी। हर हॉस्पिटल में एक कोड नेम होता है फायर इमरजेंसी के लिए। द appropriate hospital code word should be used in reporting fire. Fire drills are performed periodically to test all the system involved in the fire safety program. It is important to familiarize with all the emergency codes। बड़े हॉस्पिटल में तकरीबन हर फ्लोर में फायर सेफ्टी वालों का अपना एक नंबर लिखा होता है जो कि फायर इमरजेंसी की सूरत में आप उनसे कांटेक्ट कर सकता है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, फायर अलार्म pull station near exist and stair. When a fire alarm pull station is activated, the fire alarm will sound, fire door will close, strobe light are activated, elevator moves to the ground floor. You should be familiar with the location and generation of fire extinguish। अब वहाँ पे ये सिस्टम भी होता है कि जो मतलब जहाँ पे फायर लगा होता है तो फायर वाले इमरजेंसी डिपार्टमेंट को खुद पता चलता है कि फायर कहाँ पे हुआ, मतलब फिर उनको जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। ऑन द हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज़ मेंटेन्ड बाय द हॉस्पिटल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। सारे आलात जो है वो
हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है वो मेंटेन रखता है। तो अवॉइड पेशेंट हार्म, ताकि पेशेंट को नुकसान ना हो। सस्पेक्टेड प्रॉब्लम विद इक्विपमेंट शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड। ऑल हाउसहोल्ड अप्लायंसेस इक्विपमेंट शुड बी विजुअली इंस्पेक्टेड फॉर एनी डिजायर कॉर्ड्स और पार्ट्स। मिसाल के तौर पे जो वायरिंग है या दूसरे जो हेजर्ड्स हैं, हॉस्पिटल को उनके बारे में जानना चाहिए। इक्विपमेंट इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, पावर कॉर्ड्स कैन बी हैजार्डियस। जो पावर कार्ड है वो नुकसानदेह होता है। दीज शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर एक्सपोज्ड वायर और डैमेज प्लग्स। ये एक प्लग है वो ख़राब है। पावर कॉर्ड्स शुड ऑलवेज बी अनप्लग्ड बाई पुलिंग ऑन द प्लग, नॉट बाई पुलिंग ऑन द कॉर्ड। यू शुड नो वेयर द इमरजेंसी रिसेप्टेबल आर इन योर असाइंड एरिया। और आपको ये पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कहाँ पे हुआ, मतलब आपको उनको लोकेशन के बारे में जानना चाहिए, ताकि आपको पहले ही से उनके बारे में नॉलेज हो, ताकि फिर टाइम पे उसकी सॉल्यूशन में हेल्प करे। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, MSDS। ये एब्रीवेशन है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, केप्ट इन एवरी डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में MSDS होता है, जिसमें मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट पे वो सारे मटेरियल वगैरह लिखते हैं और उनकी सेफ्टी के तरीके भी लिखते हैं। सेफ्टी प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल शुड बी डिस्प्लेड इन एरिया वेयर दीज मटीरियल आर यूज्ड और स्टोर्ड। और ऐसे जगह जगह पे रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद होता है, जिससे मतलब रेस खारिज होता है और रिलीज होता है, तो उनको एक स्पेसिफिक एरिया पे रखना चाहिए। और वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको ये बोलना चाहिए कि उनसे ये रेज रिलीज होता है, आप अपने आप को सेफ रखें। पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी, everyone has a role in keeping the hospital in a safe place. Hospital security staff has the responsibility to protect staff, patient, visitors and properly. It is implement to report any suspicious activity or perceived threats. मतलब जो हॉस्पिटल में जो ख़तरात होते हैं, जो रिस्क होते हैं, उसको इम्पोर्टेंट नोट करना चाहिए और मुतल्लिक़ हुकाम तक उनको पहुंचाना चाहिए। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, आपको अपने इन्वायरमेंट से आगाह होना चाहिए। वॉक विद अ ग्रुप व्हेन ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल से जाते हैं, आप हॉस्पिटल को आते हैं, तो एक ग्रुप की सूरत में जाना चाहिए। कीप वैल्यूएबल आउट ऑफ साइट एंड नेवर द अमाउंट ऑफ कैश यू कैरी, अपने साथ इतना रकम लाना चाहिए जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। द यूज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन बैज, मतलब ये हमको सारा वो चीज़ सिखाते हैं जो मतलब हमें आम ज़िंदगी में फॉलो करते हैं, कि ताकि जैसे कि खसूसी एरियाज़ है, मसलन कराची है, पेशावर है, लाहौर है, जहाँ पर डकैती वगैरह ज़्यादा है, तो हमें इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम सेफ हो जाए, हर किस्म की इंजरी से हम सेफ हो जाएं, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या किसी दूसरे पर्सनस की वजह से। मेंटेनिंग हॉस्पिटल सेफ्टी इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन ऑल हेल्थ केयर वर्कर, स्टाफ, स्टूडेंट एंड वॉलंटियर्स। मतलब ये उन सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो उनसे आगाह हो जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा के लिए इस तरह इन्फॉर्मेटिव